वेलकम डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से मैं आप सभी का अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में स्वागत करता हूं। एक बार शुरू करते हैं आज की एक श्रृंखला को जो कि भाषा परीक्षण पर आधारित है। सभी बच्चे तेजी से जुड़ जाएंगे और जो जुड़े हैं उनको एक बार वेरी गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग आपको इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आपकी ये कक्षा 11 बजे से शुरू हो रही है, तो मॉर्निंग ही होता है इस टाइम पे। चलिए शुरू करते हैं इस कक्षा को। बहुत तेजी से इस क्लास को आगे बढ़ाएंगे। लिखा है इस अनुभाग में 4 अनुच्छेद दिए गए हैं। प्रत्येक अनुच्छेद में 5 प्रश्न पूछे गए हैं। प्रत्येक को ध्यान से पढ़िए, उस प्रश्न को पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 संभावित उत्तर ABCD क्रम दिया गया है, जिसमें केवल एक ही उत्तर सही है। आप सही उत्तर का, तो ये जो कहानी है ये आधारित है आपके अभिज्ञान शाकुंतलम। अभिज्ञान शाकुंतलम नाम की एक ग्रंथ जो है, जो कि शाकुंतलम है ना, अभिज्ञान शाकुंतलम नाम की एक ग्रंथ से ये उद्धृत है। ये जो आपको यहाँ पे बताया जा रहा है ये भरत की कहानी है और इसको लिखने वाले कालिदास है ना, कालिदास जी हैं। कालिदास इसके रचयिता हैं। तो वहाँ से ये कहानी ली गई है कि जब दुष्यंत नाम के राजा को वो अपनी पत्नी को भूल गए थे किसी श्राप के वश, तो जब उनको याद आ जाता है, मछली की पेट से अंगूठी मिलती है तो उनको याद आ जाता है कि मेरी एक पत्नी है जिसे मैं जंगल में छोड़ के आया हूँ, जिससे वो बहुत प्रेम करते थे। तो उसको लेने के लिए जाते हैं, तो जंगल में ढूंढते हैं उनको। तो शकुंतला की खोज में भटकते हुए एक दिन दुष्यंत कश्यप ऋषि के आश्रम पहुंच गए, जहां शकुंतला रहती थी। उन्होंने बालक भरत को शेर के बच्चों के साथ खेलता देखा। दुष्यंत ने भरत का परिचय जानकर उन्हें गले से लगा लिया और शकुंतला के पास गए। अपने पुत्र एवं पत्नी को लेकर वह हस्तिनापुर लौट गए। हस्तिनापुर में भरत की शिक्षा दीक्षा हुई। दुष्यंत के बाद भरत राजा हुए। उन्होंने अपने राज्य की सीमा का विस्तार संपूर्ण आर्यावर्त यानी उत्तरी और मध्य भारत में कर लिया। अश्वमेध यज्ञ कर उन्होंने चक्रवर्ती सम्राट की उपाधि प्राप्त कर ली। कौन? राजा भरत की बात हो रही है, जो दुष्यंत के पुत्र थे, जो शेर के बच्चों के साथ जो बालक खेल रहा था, वही बाद में चक्रवर्ती सम्राट राजा भरत हुए। चक्रवर्ती सम्राट भरत ने राज्य से सुदृढ़ न्याय व्यवस्था और सामाजिक एकता सद्भावना को स्थापित किया। उन्होंने सुविधा के लिए शासन को विभिन्न भागों में बांटकर प्रशासन में नियंत्रण स्थापित किया। भरत की शासन प्रणाली, उनकी कीर्ति सारे संसार में फैल गई। सिंहों के साथ खेलने वाले इस भरत के नाम पर ही हमारे देश का नाम भारत पड़ा। हमारे देश का नाम भारत कैसे पड़ा, ये चीज आपको जानना चाहिए। राजा भरत जो कि दुष्यंत के पुत्र थे और जो इतने साहसी थे कि बचपन में लोग डॉगी के बच्चों के साथ लोग नहीं खेलने देते अपने बच्चों को, वो शेर के बच्चों के साथ खेलते थे। तो ऐसे साहसी व्यक्ति के नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा है। अब इस पर आधारित प्रश्नों को ही समझ लेते हैं। लिखा है शकुंतला किसके आश्रम में रहती थी? ऋषि कण्व नहीं रहती थी। ऋषि कण्व के, ऋषि कश्यप के भी आश्रम में नहीं रहती थी और ऋषि वाल्मीकि के आश्रम में नहीं रहती थी, है ना। ऋषि भारद्वाज, तो आप यहां से एक बार फिर से एक बार देख लीजिए। यहां पर ऋषि कश्यप क्या है? ऋषि कश्यप के आश्रम में रहती थी, तो वो आपका ऑप्शन नंबर बी ही सही हो जाएगा। ऋषि कश्यप वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी ये भारद्वाज और ये सारे ऑप्शन आपके क्या हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे। ये ऑप्शन आपका, यही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट। ठीक है ना। दुष्यंत ने भरत को किसके साथ खेलते हुए देखा? कुत्ते के साथ, बिल्ली के साथ, भालू के साथ? नहीं, उनको भरत को उसने शेर के साथ खेलते हुए देखा, है ना।
और तब जब उन्होंने ये जाना कि ये मेरा ही पुत्र है तो उन्हें और अपार प्रसन्नता हुई। दुष्यंत किस नगर में रहते थे? इंद्रप्रस्थ में, कौशल नगर में, इंद्रप्रस्थ में, अवधप्रस्थ में और हस्तिनापुर में। तो हस्तिनापुर में रहते थे, वो हस्तिनापुर में रहते थे, है ना। एक बार फिर से इसकी क्रॉस चेक जांच कर ली जाए, है ना। हस्तिनापुर, देखिए यहाँ पे लिखा है ना हस्तिनापुर, देख रहे हैं, यही आपका ऑप्शन हो जाएगा। हस्तिनापुर वापस लौट गए क्योंकि ये भी जो है पांडवों के ही वंशज थे। हमारे देश का नामकरण किसके नाम पर हुआ है? शत्रुघ्न के नाम पर, दुष्यंत के नाम पर और भारती के नाम पर नहीं। भरत, राजा भरत जो दुष्यंत के पुत्र थे, हस्तिनापुर के राजा थे और जिन्होंने पूरे आर्यावर्त यानी उत्तर भारत और मध्य भारत पर जिनका पूरा नियंत्रण था, जिन्होंने अश्वमेध यज्ञ करवाए थे, ऐसे भरत के नाम पर, जो शेर के बच्चों के साथ खेलते थे बचपन में, है ना, ऐसे भरत के नाम पे हमारे देश का नाम भारत पड़ा है। चलिए आगे प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्नों की श्रृंखला को तेज रखेंगे प्यारे बच्चों। चक्रवर्ती का अर्थ होता है चक्रों के, देखिए क्लास को कंटिन्यू रखते हुए, चक्रवर्ती का अर्थ होता है चक्रों का निर्माण करने वाला, जिसका राज्य चारों दिशा में फैला हो। बिल्कुल बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, जिसका राज्य चारों दिशा में फैला हो, जिसका राज्य पूरे संसार में फैला हो, जो चक्र चलाता हो। ऐसा कुछ नहीं है, चक्र चलाने वाले को चक्रवर्ती नहीं कहा जाता है, जिसका राज्य चारों दिशा में फैला हो वही चक्रवर्ती होता है, ठीक है ना। चलिए इसके बाद अगला प्रश्न देख लीजिए प्यारे बच्चों। अगला अनुच्छेद ही देख लीजिए। चलिए अनुच्छेद है कि मंगल पांडे की क्रांति से संबंधित। इस आह्वान को सुनते ही अंग्रेज सार्जेंट मेजर ह्यूसेन ने लेफ्टिनेंट एड्यूजेंट को बाग को बुलाने का आदेश दिया। लेफ्टिनेंट बाग घोड़े पर सवार होकर घटनास्थल पर पहुंच गए। मंगल पांडे ने बाग पर गोली चला दी। पांडे की इस गोली से तो बाग बच गया, किंतु उसका घोड़ा घायल हो गया। घोड़े के घायल होने पर लेफ्टिनेंट बाग जमीन पर गिर गया, किंतु पल भर में ही एड्यूजेंट बाग तलवार निकालकर खड़ा हो गया। इसी समय बाग की सहायता के लिए सार्जेंट ह्यूसेन भी वहां पहुंच गया। मंगल पांडे ने भी अपनी तलवार निकाल ली। घोड़ों दोनों में घमासान तलवार से युद्ध होने लगा। अंत में मंगल पांडे की तलवार से लेफ्टिनेंट एड्यूजेंट बाग धराशायी हो गया। उन्होंने अनुभव किया कि अंग्रेजों से बचना मुश्किल है। तब उन्होंने अंग्रेजों का कैदी बनने के बजाय स्वयं को गोली मारना बेहतर समझा और अपनी छाती में गोली चला दी, लेकिन वे बच गए। उन्हें घायल अवस्था में गिरफ्तार कर लिया गया। मंगल पांडे पर सैनिक अदालत में मुकदमा चला। अंततः 8 अप्रैल 1857 को अंग्रेजों की पूरी रेजिमेंट के सामने मंगल पांडे को फांसी दी गई। ये बताते हुए पूरे रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं। कहने का मतलब क्या है, ऐसे क्रांतिकारियों ने हमारे देश को आज़ाद कराने के लिए अपनी जान दी है, तब जाकर के आज हम स्वतंत्रता की सांस ले रहे हैं, अपना खा सकते हैं, अपने मन से पूरे भारत में कहीं भी घूम सकते हैं, कहीं आ जा सकते हैं, कहीं पर ज़मीन ले सकते हैं, कहीं पर मकान बनवा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, हमारी अपनी स्वतंत्रता है। लेकिन ऐसे वीर शहीद मंगल पांडे को हम दिल से सल्यूट करते हैं, है ना, जिन्होंने इतना सारा जो है त्याग किया ताकि हमारे भारत देश को आज़ाद बना सके। आपको शायद ये याद ना रहे, आपको अप्रैल फूल डे याद रहेगा, है ना, 14 जो आपका फरवरी होता है ना, और सारे डेज आपको याद रहेंगे, है ना, लेकिन आपको 8 अप्रैल जिस दिन मंगल पांडे को फांसी दी गई उस दिन को भी याद रखना चाहिए, जिस दिन हमारे देश के एक वीर शहीद, जो वीर हमारा एक लीडर था, एक हमारा सेनानी था,
उसको जो है उसकी शहादत हुई। तो ऐसे समय को भी हमको याद रखना चाहिए। दूसरी चीज़ है कि इस कहानी से संबंधित हमको देखिए प्रेरणा भी मिलती है, और साथ में हम इससे संबंधित प्रश्नों के उत्तर को अगर अच्छे से पढ़ेंगे तो दे भी पाएंगे। मंगल पांडे की गोली से कौन घायल हो गया? सार्जेंट मेजर ह्यूसेन, लेफ्टिनेंट बाग का घोड़ा। तो सार्जेंट ह्यूसेन और लेफ्टिनेंट बाग, और इनमें से कोई नहीं है, ये नहीं, लेफ्टिनेंट बाग का घोड़ा जो है उनकी गोली से घायल हो गया, जबकि मार रहे थे गोली तो बाग को, लेफ्टिनेंट बाग को मार रहे थे गोली, लेकिन वो बच गया और घोड़े को गोली लगी और वो गिर गया वहीं पर। मंगल पांडे की तलवार से कौन धराशायी हो गया? सार्जेंट मेजर ह्यूसेन, लेफ्टिनेंट एड्यूजेंट बाग, जिसको वो मार रहे थे वही धराशायी हो गया, एड्यूजेंट बाग धराशायी हो गया, है ना। और उसके बाद जो है फिर वो जान रहे थे, मतलब लड़ते लड़ते उन्होंने जान लिया कि अब अंग्रेज चारों तरफ से घेर लिए हैं। सबसे बड़ी कमी रही क्या कि हमारे जो भारतीय हैं वो एकता में नहीं थे, क्योंकि अगर एकताबद्ध रहते, बाद में एकता में उन्होंने उनको तो 200 300 400 साल उनको समझते हुए लग गया कि हमारा देश गुलाम है ना। ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि पहले हमारे देश में मुगलों का शासन था, फिर बाद में अंग्रेजों का शासन हुआ। अंग्रेज 200 साल रहे, अंग्रेजों का शासन था 200 साल, और उसके बाद ये 400 साल के लगभग, ये 400 से 600 साल ये रहे। तो 400 से 600 साल लोगों को समझते हुए लग गया कि हम मतलब गुलाम हैं, है ना। तो तब जाकर के भारत ने एकता की शपथ खाई और सब लोग मिल करके जो है क्या करने लगे, एकताबद्ध के तरीके से अपना कार्य करने लगे। मंगल पांडे को फांसी कब दी गई? 8 अप्रैल 1957 को नहीं दी गई, 8 अप्रैल 1857 को, 8 अप्रैल 1957 को, 8 अप्रैल 1857 को। तो आपको मैंने बताया 18 अप्रैल यहाँ पे लिख रहा है, 18 अप्रैल नहीं है बेटा, 8 अप्रैल है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। 8 अप्रैल 1957 को जो हमारे भारत देश के वीर सेनानी वीर योद्धा मंगल पांडे जी का क्या हुआ, को फांसी दी गई। निम्न में तलवार का पर्याय करवाल, खर, धुति, शस्त्र। तो करवाल जो होता है बेटा, जो है क्या है, तलवार का पर्याय होता है ना। तलवार का पर्याय होता है, कृपाण होता है ना, करवाल होता है, ये सब जो है इसका पर्याय है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। मूर्छित होने का अर्थ है मर जाना, गलत, बेहोश हो जाना, यही विकल्प आपका सही हो जाएगा। बेहोश होना यानी अनकॉन्शियस होना, अनकॉन्शियस फील करना, दैट इज नोन एज मूर्छित होना। अनकॉन्शियस होना है ना, मूर्छित होने के बराबर है। चलिए आगे अगला अनुच्छेद ही देख लीजिए। तेजी से अनुच्छेदों को आगे बढ़ाते हुए हम अपनी श्रृंखला को आगे बढ़ा रहे हैं। अनुच्छेद संख्या 3, इसके बाद एक आखिरी अनुच्छेद रहेगा। राष्ट्रीय ध्वज स्वतंत्रता का प्रतीक होता है। प्रत्येक राष्ट्र का एक राष्ट्रीय ध्वज होता है, जैसे कोई भी देश हो, पाकिस्तान का भी एक ध्वज है, नेपाल का भी है, भूटान का भी है, बांग्लादेश का भी है जो हमारे पड़ोसी देश हैं, नेपाल का भी है, और साथ में क्या है, तिब्बत का भी है, चाइना का भी है, मलेशिया का भी है, और साथ में श्रीलंका का भी है। तो ये सभी जो है फ्लैग्स हैं। स्वतंत्र भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है, जिसको ट्राइकुलर कहते हैं, ट्राइकुलर कहते हैं, तिरंगा कहते हैं। अब इसके बाद कह रहा है कि भारत का ध्वज आयताकार है, जिनमें 3 रंग हैं। सबसे ऊपर केसरिया है जो साहस और वीरता का प्रतीक है। मध्यम में सफेद रंग है जो शांति और सत्यता का प्रतीक है। नीचे की ओर हरा रंग है जो सुख और समृद्धि और विकास का प्रतीक है। ध्वज के बीच में है ना चक्र है, जो तीलियां हैं, 24 तीलियां हैं, जो एक चक्र है जिसमें सारनाथ स्थित सम्राट अशोक की राज चिन्ह से लिया गया है। यह चक्र निरंतर गतिशीलता की प्रेरणा देता है।
भारत की के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि वह राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करे और उससे प्रेरणा प्राप्त कर सके। तो अब इससे संबंधित प्रश्न को, ये आपका एक बीच में लाइन आ गई, मिसप्रिंट हो गया है, टाइप करते हुए थोड़ा सा इसमें इश्यूज आ जाते हैं। अब देखिए राष्ट्रीय ध्वज कहाँ से लिया गया है, राष्ट्रीय ध्वज कहाँ से लिया गया है, तो अशोक के राज चिन्ह से, सारनाथ की गुफा से, लौह स्तंभ से, राष्ट्रीय भवन से। तो यहाँ पे देखिए आपका खुद ही आपको आंसर मिल जाएगा, सम्राट अशोक के राज चिन्ह से लिया गया है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, सम्राट अशोक के राज चिन्ह से लिया गया है। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। राष्ट्रीय ध्वज में के चक्र में कितनी तीलियां हैं, तो 13 नहीं होती हैं, 21 भी नहीं, 23 भी नहीं होती हैं, 24 तीलियां होती हैं। 24 तीलियां, ये 24 तीलियां करती क्या हैं, इसका भी आपको जानकारी होनी चाहिए। 24 तीलियां 24 घंटे अनवरत सक्रिय रहने का प्रतीक है। 24 घंटे अनवरत सक्रिय रहने का प्रतीक है। स्वतंत्रता का प्रतीक क्या माना जाता है, राष्ट्रीय गान को, स्वतंत्रता को, राष्ट्रीय पक्षी को, राष्ट्रीय गीत को। देखिए इसके बाद हम थोड़ा सा अनुच्छेद पे नजर डालेंगे। राष्ट्रीय ध्वज स्वतंत्रता का प्रतीक होता है। तो ये आप प्रश्न में देखिए, स्वतंत्रता का प्रतीक माना जाता है स्वतंत्रता को। यहाँ पे राष्ट्रीय गान, यहाँ पे सी ऑप्शन में राष्ट्रीय ध्वज होना चाहिए था, राष्ट्रीय ध्वज होना चाहिए था। और यदि यहाँ सी पे राष्ट्रीय ध्वज होता तो उसे ही स्वतंत्रता का प्रतीक माना जाए। जिस राष्ट्र का अपना ध्वज हो वही राष्ट्र स्वतंत्र है। अगर ध्वज उसका फहरा रहा है तो इसका मतलब वह राष्ट्र स्वतंत्र है। राष्ट्रीय ध्वज में सुख समृद्धि को कौन सा रंग दर्शाता है, सफेद रंग आप जान लीजिए शांति का प्रतीक है ना। सादा है सच्चाई का, लाल रंग लहू का प्रतीक है, त्याग और बलिदान का प्रतीक है लाल रंग। और केसरिया बल भरने वाला, लाल रंग है ही नहीं है, केसरिया रंग त्याग और प्रतीक है। हरा रंग है हरी हमारी धरती की अंगड़ाई का, ग्रीन फॉर वेल्थ कहा जाता है, ग्रीन फॉर वेल्थ है ना, वेल्थ यानी धन के लिए, वेल्थ के लिए ग्रीन कलर है। और हरा रंग जो है हमारी समृद्धि का प्रतीक है, सुख और समृद्धि। साहस का विलोम वीरता धैर्य साहस होता है नहीं, कायरता साहस का विलोम होगा। विलोम का मतलब होता है एंटोनीम, बेटा एंटोनीम होता है। जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं एंटोनीम्स है। अगर करेज का डिसकरेज यानी कायरता हो जाएगा, है ना, तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आपका अगला प्रश्न देख लेते हैं। अनुच्छेद संख्या 4, लगभग 700 वर्ष पहले 13वीं शताब्दी में अमीर खुसरो का जन्म हुआ था। उन्हें तूती-ए-हिंद के नाम से भी जाना जाता था। बताया जाता था कि दूध के दांत गिरने से पहले वे कविता लिखने लगे थे, है ना। जब वे बड़े हुए तो मोहम्मद तुगलक के प्रिय दरबारी बने। वे कुल मिलाकर 7 बादशाहों के दरबार में रहे। उन्होंने फारसी, हिंदी, उर्दू में रचनाएं की, है ना। खुसरो की हिंदी भाषा का नामकरण, खुसरो को हिंदी भाषा, जैसे जो फारसी लोग थे वो लोग क्या है, वो लोग सिंधी नहीं कह पाते थे। हम लोग सिंध देश के हैं, सिंध नदी के किनारे हैं, सिंधी नहीं कह पाते थे, इसीलिए वो सिंधी को सा को हा पढ़ते थे और जिसके कारण उन्होंने सा को हा का उच्चारण दिया, सिंधी को हिंदी बोलने लगे।
अब उसके बाद देखिए, जब वे बड़े हुए तो मोहम्मद तुगलक के प्रिय दरबारी बने। कुल मिलाकर 7 दरबार रहे। उर्दू में रचनाएं की। खुसरो को हिंदी भाषा का नामकरण का श्रेय प्राप्त है। खुसरो संगीत के भी विद्वान थे। उन्होंने तबला सितार का आविष्कार किया। खुसरो की लिखी पहेलियां बहुत ही सुंदर और लोकप्रिय हैं। खुसरो ने खालिक बारी नामक एक पर्यायवाची कोश भी तैयार किया, जिसे तुर्की, अरबी, फारसी और हिंदी तथा वाक्य इन तरह के शब्दों का पर्याय जिसमें दिया गया। खुसरो को वास्तव में एक महाकवि कहा जाता है, या वो महाकवि थे। खुसरो को किस नाम से जाना? तूतीये हिंद। उनको तूतीये हिंद के नाम से जाना जाता था। तूतीये हिंद, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। समाए हिंद, शायरे हिंद नहीं कहा जाता था। तूतीये हिंद की उपाधि प्राप्त। खुसरो किसके प्रिय दरबारी? मोहम्मद तुगलक के, मोहम्मद गोरी तुगलक द्वितीय, गयासुद्दीन। तो आप जो है यहाँ पर देख सकते हैं, मोहम्मद तुगलक है ना, मोहम्मद तुगलक जो था वो जो है उसके प्रिय दरबारी कवि थे मोहम्मद तुगलक, है ना, मोहम्मद बिन तुगलक जो था। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। बाकी ऑप्शन के साथ हम नहीं जाएंगे। कह रहा कि खुसरो ने किस भाषा का नामकरण श्रेय प्राप्त है? तो आप जान लीजिए कि हिंदी जो जिस भाषा को, जो हमारी मातृभाषा है, खैर मातृभाषा राष्ट्रीय रूप से नहीं है, यह हमारी राजभाषा भले भी है, ऑफिशियल लैंग्वेज है, लेकिन हम खुसरो को जो है हिंदी भाषा का नामकरण करने का श्रेय प्राप्त है। आई थिंक सिंधी से उन्होंने हिंदी का नामकरण किया। निम्न में से लोकप्रिय का उचित विलोम है। लोकप्रिय, अलोकप्रिय, अनुपम, विलक्षण। लोकहित गलत है, अनुपम गलत है, विलक्षण गलत है, अलोकप्रिय, अलोकप्रिय जो है पॉपुलर, है ना, और अनपॉपुलर, ये वर्ड्स हो जाएंगे। और ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। उपयुक्त अनुच्छेद का उपयुक्त, उपर्युक्त का मतलब होता है जो दिया गया अनुच्छेद था, अभी आपने देखा, उसका उपयुक्त यानी एग्जैक्ट, है ना, एग्जैक्ट यानी करेक्ट। क्या? शीर्षक यानी टाइटल है। अमीर खुसरो, तूतीये हिंद, खुसरो की रचनाएं, दरबारी कवि। अमीर खुसरो, तूतीये हिंद, खुसरो की रचनाएं। तो उपयुक्त, चूंकि अमीर खुसरो के बारे में दिया गया है तो अमीर खुसरो को ही हम यहाँ पे टाइटल मानेंगे। टाइटल जो है आपका अमीर खुसरो हो जाएगा, क्योंकि उन्हीं के बारे में सब कुछ दिया गया है ना। तूतीये हिंद भी उन्हीं को कहा जाता है, और वो दरबारी कवि भी रहे। उन्होंने क्या पर्यायवाची की रचना की, हिंदी भाषा का उनको श्रेय दिया जाता है। इसलिए सारी का बातें अमीर खुसरो के बारे में है, तूतीये हिंद के बारे में नहीं है। इसलिए जो जिन चीज़ों के बारे में ज़्यादा चीज़ें रहती हैं उन्हीं चीज़ों के हम लेकर के चलते हैं। यही हमारा ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। चलते हैं। तो अब आज जो है, आज आपकी क्लास बस इतनी ही। मिलते हैं शाम को अपने समय पर। तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, सी यू टुमारो।